डियर स्टूडेंट, कंट्रोल सिस्टम की इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सिग्नल। ठीक है, सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं जो यहाँ पे हमें कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि डिप्लोमा वालों को। तो जैसे पहले आपको देखेंगे मतलब साइनोसाइडल सिग्नल होता है, रैंप सिग्नल, साइनोसाइडल हो गया, रैंप हो गया, यूनिट स्टेप हो गया, पैराबोलिक हो गया, है ना, पैराबोलिक फंक्शन हो गया, शिंक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ट्रायंगुलर फंक्शन हो गया, रेक्टेंगुलर फंक्शन हो गया। इन जो फंक्शन होते हैं इन फंक्शन को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, इनको अच्छे से समझ लेते हैं, इनका ग्राफ कैसे होता है और इनका जो इक्वेशंस कहते हो इक्वेशन कैसे होता है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए आपके सामने एक दिख रहा है टाइप्स ऑफ सिग्नल। इसमें सबसे पहला आपको देखिए लिखा हुआ दिख रहा है साइनोसाइडल सिग्नल। ठीक है, साइनोसाइडल सिग्नल जो होता है एक आपका ये फंडामेंटल सिग्नल कहलाता है, ये एक मूल सिग्नल है। देखिए आपका इस प्रकार का जो सिग्नल दिखता है यानी कि ये आपका मूल ओरिजिन हो गया। इस प्रकार का जो सिग्नल आपको दिखने को मिलता है, इस प्रकार का जो सिग्नल होता है इसको हम लोग बोलते हैं साइनोसाइडल सिग्नल, तो जो साइन वेव का पालन करता है। तो डियर स्टूडेंट, साइनोसाइडल सिग्नल की बात करें तो ये देखिए इसका वेव डायग्राम होता है इस तरीके से, आप इसको पढ़े भी हैं कि भाई ये साइन वेव का है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका कास वेव होता है, तो ये साइन वेव कहलाती है। तो जब जीरो से स्टार्ट होकर आगे बढ़ती है तो इसको साइन वेव कहते हैं। अब यही जब जीरो से 90 डिग्री पीछे से स्टार्ट होकर चलती है तो इसको क्या होती है आपकी ये कास वेव है। तो अगर साइनोसाइडल सिग्नल की इक्वेशन की बात करें तो हम यहाँ पे लिखते आए होंगे, आप भी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी लिखते आए हुए हैं। ठीक है, इसी सर्किट में लिखते हैं आप लोग, तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे साइनोसाइडल सिग्नल को हम लोग क्या दिखा रहे हैं, देखिए एक्स टी बराबर ए साइन ओमेगा टी, ये दिखाएंगे या साइन वेव के रूप में दिखा सकते हैं या दिखा सकते हैं एक्स टी इक्वल टू ए कास ओमेगा टी। तो अगर हम एक्स टी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी दिखाएंगे तो इसका जो ग्राफ है स्टूडेंट देखिए आपके सामने, देखिए इस तरीके से है, यानी जीरो से स्टार्ट होकर आपका इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अगर इसी प्रकार से अगर हम इस वेव को अगर आप कास के फॉर्म में दिखाएं तो लिख सकते हैं एस टी बराबर ए कास ओमेगा टी। तो इसका जो ग्राफ आएगा स्टूडेंट देखिए ये मूलभूत जो ओरिजिन है इसमें क्या होगा, ये 90 डिग्री, जीरो से 90 डिग्री पीछे से स्टार्ट होता है, यानी इस तरीके से आगे बढ़ता है। तो ये आपका कास का इक्वेशन हो गया, ये आपका साइन इक्वेशन हो गया। तो इसमें देखने की बात करते हैं, यहाँ पे चूंकि देखिए जिसमें ये जो ओमेगा होता है ये क्या आपका कोणीय वेग है। तो ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है। ठीक है, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी। क्या होता है 2 पाई अपॉन टी। ठीक है, 2 पाई अपॉन टी हो गया। अब बात करते हैं तो यहाँ पे जो ओमेगा आपका है उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग एंगुलर फ्रिक्वेंसी कहते हैं, कोणीय आवृत्ति। एफ जो होती है उसको हम लोग नॉर्मल फ्रिक्वेंसी कहते हैं। जो इंडिया में इसकी फ्रिक्वेंसी जो वैल्यू होती है ये होती है हमारी 50 हर्ट्ज। इसके बाद फॉरेन में यानी कि जापान, अमेरिका, चाइना, ये सब में कंट्री में जाएंगे जो विकसित कंट्री हैं, वहाँ पे जो इनकी स्टैंडर्ड जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारी 60 हर्ट्ज होती है। ठीक, इसके बाद बात आती है टाइम पीरियड। टी क्या है हमारा टाइम पीरियड है, आवर्तकाल होता है। ये क्या होता है देखिए, आवर्तकाल का मतलब होता है कि जो सर्किट होती है, रोटर होता है या कोई चीज़ होता है, वेव अपना एक साइकिल कितने समय में पूरा कर लेती है। एक साइकिल पूरा करने में लगा समय, ये क्या कहलाता है, उसका आवर्तकाल कहलाता है। अब जैसे देख लीजिए, अगर डिफाइन की बात करें हम और तरीके से कर सकते हैं। देखिए जो वेव जो बनाते थे स्टूडेंट, वेव में जो उठा हुआ भाग होता है इसको हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रिंग। और जो धंसा वाला भाग होता है उसको हम लोग गर्त कहते हैं। तो अगर वैसे भी बात करें तो एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग से, यानी एक स्ट्रिंग आपकी ये दिखने को मिल रही है, एक स्ट्रिंग आपको ये मिल, दोनों स्ट्रिंग के बीच की जो डिस्टेंस होगी ये डिस्टेंस ही क्या कहलाएगी, आपका टाइम पीरियड कहलाएगी, आवर्तकाल कहलाएगी। तो एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है, आवर्तकाल कहलाती है। या एक गर्त से दूसरे गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाती है, आवर्तकाल कहलाती है। यानी है ना, ये हो जाएगा, यानी कि एक साइकिल पूरा करने में, वेव को एक साइकिल पूरा करने में जितना समय लगता है वो टाइम पीरियड ही क्या कहलाता है, आपका आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है एम्पलीट्यूड, आयाम की बात आती है। यानी ये जो वेव है देखिए देखने को मिल रही है, ये जो वेव है यानी ये अपने मूल एक्सिस, जो टाइम की जो एक्सिस है, ये स्टूडेंट टाइम की जो एक्सिस है, ये इस टाइम के एक्सिस से ये आपका एक्स टी का ग्राफ बता रहा है, एम्पलीट्यूड को बताता है, ये एक्स टी को बताता है ना। तो ये जो मूल टाइम के रिस्पेक्ट से जो ये आपको देखने को मिलता है उठा हुआ भाग, यानी ये डिस्प्लेसमेंट जो है आपका, यही क्या कहलाता है, आपका आयाम ए कहलाता है। तो आयाम होता है जो क्या करता है, जो कि इस वेव के मैग्नीट्यूड को शो करता है। क्या करता है, इस वेव के मैग्नीट्यूड को शो करता है। तो डियर स्टूडेंट देखिए आगे अब देखने को मिल रहा है आपको, अगर हम इसके इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन के लिए इसको हम दिखाएंगे, आपने इक्वेशन पढ़ा हुआ है मैथमेटिकली, इसको दिखाएंगे तो एक्स टी बराबर इसको हम लिखते हैं। देखिए ये आपका जनरल इक्वेशन है, ये सब जो इक्वेशन आपको देखने में, एक्स टी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, एक्स टी इक्वल टू ए कास ओमेगा टी, ये आपकी जनरल इक्वेशन होते हैं साइन वेव के। अगर इसको हम लोग
मल्टीपल इक्वेशन के रूप में दिखाएं तो हम लिख सकते हैं एक्स टी बराबर देखिए होता है आपका ए साइन ओमेगा टी लिख दें या कास ओमेगा टी लिखते हैं। ये कब होता है? ये तब होगा जब टी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। टी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो के लिए एक्स टी की जो फंक्शन की वैल्यू दिखा रहे हैं आपको हम ए साइन ओमेगा टी और जीरो होती है। ठीक है, यही जो फंक्शन हमारा है साइन फंक्शन की फंक्शन जो होता है जीरो होता है कब? जब टी इज इक्वल टू जीरो आर लेस देन, यानी टी इज लेस देन आर इक्वल टू जीरो, उस समय क्या होता है आपका फंक्शन ये होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, इसका साइनोसॉइडल। ठीक है, तो साइन वेव का क्वेश्चन जनरली आपका ये देखने को मिलता है, इस रूप में है एक्स टी बराबर तब होगा ए साइन ओमेगा टी वेन तब होता है जब टी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, और जीरो तब होता है इसकी वैल्यू जब टी इज लेस देन आर इक्वल टू जीरो, यानी जब टी की वैल्यू छोटी होगी, जीरो से छोटा होगा, निगेटिव में होगा तो इसकी वैल्यू को जीरो, और जब बड़ा होगा तो इसकी वैल्यू को क्या लेंगे? पॉजिटिव। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार के इसमें हमने क्या देखा? साइन वेव देखा है ना। इसके बाद इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, उसमें हम लोग देख लेते हैं दूसरा जो हमारे पास फंक्शन होता है उस फंक्शन को हम देख लेते हैं। अगला हमारे पास फंक्शन है, स्टूडेंट देखिए स्टेप इनपुट फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? अगले फंक्शन को स्टेप इनपुट फंक्शन, या इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन, या इसी को हम लोग स्टूडेंट कहते हैं डिस्प्लेसमेंट सिग्नल। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए स्टेप इनपुट फंक्शन कहिए, चाहे यूनिट स्टेप सिग्नल कहिए, चाहे डिस्प्लेसमेंट सिग्नल कहिए, ये सब तीनों का एक ही वर्ड को हम तीन तरीके से कहते हैं। तो देखिए हम इसकी बात करते हैं तो स्टेप इनपुट जो फंक्शन होता है इसे हम लोग यूटी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे? यूटी से डिनोट करेंगे। इसका जो यूज होता है, बात करने की बात आज सबसे पहले जान लेते हैं। स्टेप इनपुट सिग्नल का यूज हम लोग किसके रूप में करते हैं? टेस्ट सिग्नल के रूप में करते हैं। कोई भी सिग्नल आपको कहीं दिए हुए हैं, अगर उसकी परफॉर्मेंस को देखना है सिग्नल के, तो वहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं स्टेप इनपुट सिग्नल। तो स्टेप इनपुट सिग्नल के लिए दिए स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कि स्टेप इनपुट सिग्नल जो होता है टेस्ट सिग्नल के रूप में यूज किया जाता है। तो हम इसको यूटी से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड विथ यूटी। ठीक है, यूटी डिनोट करेंगे। अब देखिए ये जिसकी इक्वेशन की जो वैल्यू होती है, इसको आपको देखने को सामने देख रहे हैं आप, यहाँ पे यूटी है, फंक्शन की जो वैल्यू है यूटी है। यूटी बराबर जो होता है यूनिट स्टेप फंक्शन जो होता है इसकी वैल्यू वन होती है। कब वन होती है? जब टाइम आपका टी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, जिस समय आपका टाइम जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा उस समय इसकी वैल्यू हमेशा वन होती है, और इसकी वैल्यू जीरो होगी कब? जब आपका टाइम क्या होगा? जीरो से छोटा होगा। यानी इस फंक्शन की जो वैल्यू होती है आपकी, अगर टाइम जीरो है या जीरो से बड़ा है उस समय इसकी वैल्यू हमेशा वन होगी, और अगर ये इसके आपके टाइम अगर आपका जीरो से निगेटिव में, जीरो से छोटा है नहीं टी लेस देन जीरो, तो उसमें वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इसको अगर हम ग्राफ के रूप में खींच के दिखाएं जो स्टूडेंट कैसे खींचेंगे इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए तो इस चीज़ को देखने की समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यूनिट स्टेप फंक्शन हम इसको दिखाते हैं यूटी से। यूटी बराबर क्या हो जाएगा? देख लीजिए, यूटी बराबर यानी वन है। कब वन आपका होता है स्टूडेंट? तब होता है जब टी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है, और जब जीरो होती है कब? ये तब होता है जब टी इज लेस देन जीरो होती है। तो इसकी ग्राफ की बात करें डी स्टूडेंट, देखिए हम कैसे ग्राफ खींच सकते हैं। देखिए ये हमारा मान लीजिए, ये हम टी हमने लिख दिया एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमने लिख दिया यूटी लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखिए ये बता रहा है कि ये हमारा टी इक्वल टू जीरो है, मूल बिंदु ओरिजिन पे, ये हमारा नेगेटिव डायरेक्शन है। तो ये हम बता रहे हैं, हमको देखिए कह रहे हैं कि जब टी यूटी जो फंक्शन है स्टेप इनपुट फंक्शन हमारा है उसकी वैल्यू वन होती है। कब वन होती है? जब हमारा टाइम जीरो है, देखिए बराबर जीरो है, जब टाइम जीरो है या टी से बड़ा है। जिस समय आप टी पे हैं, टाइम जीरो है, उस समय इसकी वैल्यू कितनी है? वन है। तो मान लीजिए हम यानी ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, तो मान लीजिए वन यहाँ पे आता है, इतनी बड़ी ये मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है स्टूडेंट? वन है। तो यानी ये वन है, देख लीजिए, यानी कि जीरो से यानी ये वन होगा, तब टी इक्वल टू जीरो पे भी वन है। इसके बाद जब वैल्यू से टी से जैसे इंक्रीज होगी, यानी कि 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, है ना, ऐसे बढ़ते जाएंगे, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, टाइम इंक्रीज कर रहा है ना, उस समय भी इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? वन ही बनी रहेगी। तो देखेंगे टी इक्वल टू जीरो पे भी इसकी वैल्यू वन, टी इक्वल टू वन पे भी इसकी वैल्यू वन, इस तरीके से ये आपकी कांस्टेंट बनी रहेगी। लेकिन जैसे ही टी इक्वल टू जीरो आप इससे छोटा करेंगे यानी निगेटिव में जाएंगे, इसकी वैल्यू हमेशा जीरो ही रहती है, यानी कि ये ग्राफ इसका होता है डियर स्टूडेंट।
इसका ग्राफ की अगर हम बात करें तो देखिए इसका ग्राफ क्या है, 0 से निगेटिव डायरेक्शन में आपका इस तरह से ग्राफ होगा, एक्स एक्सिस टाइम एक्सिस पे ही होता है, इसके बाद सीधे 0 से बढ़ के जाता है, इस तरीके से आगे ये आपका देखिए ये ग्राफ होता है। तो ये आपका कौन सा ग्राफ स्टूडेंट देखने को मिल रहा है, ये है आपका यूनिट स्टेप फंक्शन। क्या है, यूनिट स्टेप फंक्शन। तो अगर इसी डिस्टेंस डियर स्टूडेंट अगर इसी को हम लोग यूनिट स्टेप डिस्क्रीट टाइम वर्सेस के रूप में देखें, किस रूप में, डिस्क्रीट टाइम वर्सेस के रूप में, अगर इसको हम लोग डिस्क्रीट सिग्नल के रूप में डिनोट करें तो कैसे हो जाएगा, देखिए तो डिस्क्रीट डिनोट करने के लिए क्या करते हैं, टी को आप डियर कुछ नहीं करना है आपको, एन से डिनोट कर दीजिए, टी को हम क्या कर देंगे, एन में बदल देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए बस टी को आप क्या करिए, एन लिख दीजिए, वन होगा तब, वन तब होगा जब एन की वैल्यू इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगी, और 0 तब होगा जब आपका क्या होगा, एन इज लेस देन 0 होगी। यहाँ पे स्टूडेंट जो एन होता है इसको हम लोग सैंपल कहते हैं, क्या कहते हैं, सैंपल, डिस्क्रीट सिग्नल, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एन कहते हैं। तो इसको अगर डिनोट करने की बात करें हम तो देख लीजिए ये बताता है इस तरीके से, तो ये हमारा हो गया सैंपल, यानी कितने सैंपल आप कर रहे हो, यानी कि जो वेव बन रही है उस वेव के कितने टुकड़े आप कर रहे हैं, 36 ऊर्ध्वाधर कितने टुकड़े उसको आप कर रहे हैं, वही जो एक टुकड़ा बनेगा उसको हम एक सैंपल कहते हैं ना। तो ये एन इक्वल टू 0 यानी यहाँ पे अगर बात करेंगे तो एक भी सैंपल नहीं है। अब यहाँ पे जो फंक्शन देखिए दिखा रहे हैं डिस्क्रीट के रूप में, तो यू एन दिखा रहे हैं हम लोग, है ना। अब देखिए बात आती है, यानी ये डिस्क्रीट सिग्नल बता रहा है कि जब एन की वैल्यू 0 है जिस समय, उसमें इसकी वैल्यू 1 है, तो लीजिए 1 दिखा दिया हमने। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितनी है, 1 है पूरी, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा मैग्नीट्यूड 1 शो कर रहा है ना। इसके बाद जैसे इसकी वैल्यू 0 से बढ़ना स्टार्ट हुआ, मान लीजिए 1 सैंपल, 2 सैंपल, 3, 4, 5 सैंपल, जब पहले जैसे एन से सैंपल लिए तब भी इसकी वैल्यू कितनी दी स्टूडेंट रहेंगी, 1 बनी है, फिर 2 पे, फिर यानी जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे आप वैसे वैसे ही इसकी वैल्यू तब पर भी क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। लेकिन इसकी बाद में अगर एन की वैल्यू 0 एन से छोटा लेते हैं, छोटा लेंगे तो इसकी वैल्यू यानी एकदम ना करोगी, यानी ये आपके सैंपल एक्सिस पे ही रहेगा, एक्स एक्सिस पे ही रहेगा। इसका अगर आपकी बात कर दिया स्टूडेंट तो देखिए, यानी ओरिजिन से इस साइड देखिए तो आपका इसका ग्राफ इस टाइप से होता है, इसके बाद जैसे एन इक्वल टू 0 पहुंचेंगे उसका ग्राफ देखिए ये आपका, यानी ये 1 शो कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड, ये लंबाई क्या शो कर रही है, इस वेव की मैग्नीट्यूड को शो कर रही है। तो डियर स्टूडेंट देखिए इस लेक्चर में हमने क्या दिखाया आपको, यूनिट स्टेप फंक्शन और साइनोसॉइडल फंक्शन। तो डियर स्टूडेंट ये जो ग्राफ आपको इक्वेशन जो देखने को मिला, इक्वेशन आप याद रखेंगे और इसका जो वेव डायग्राम इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। तो देखिए, तो ये आपके सामने देखिए देखने को मिलता है। तो डियर स्टूडेंट इस लेक्चर में इतना ही देखेंगे, इसके अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कुछ सिग्नल के बारे में और जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग परफॉर्मेंस के बारे में और देखते हैं। तो यदि डियर स्टूडेंट यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।